चलिए आज बात करते हैं कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जिसका नाम है अराजकता का एक आदेश। ये एक ऐसी संस्था की कहानी है जो कह सकते हैं विरोधाभासों से भरी हुई है। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े विरोधाभास से होती है। सोचिए, एक अदालत बनाई गई थी भारत में व्यवस्था लाने के लिए और उसी ने फैला दी अभूतपूर्व अराजकता। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि इस अदालत की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, इसके आने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में जो न्याय प्रणाली थी वो पूरी तरह से कह सकते हैं अव्यवस्थित और अस्त व्यस्त थी। तो इस पूरी अव्यवस्था को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक हल निकाला, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये कानून खास तौर पर कंपनी के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और एक व्यवस्थित न्यायिक ढांचा बनाने के लिए ही लाया गया था। इस एक्ट के कुछ बड़े मकसद थे, जैसे बंगाल के लिए एक गवर्नर जनरल और उनकी एक काउंसिल बनाना, और सबसे जरूरी कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करना। इसका मेन मकसद था कंपनी के कर्मचारियों को ब्रिटिश कानून के दायरे में लाना। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है जब ये नई अदालत बनी। देखिए, ये किसी खाली जगह पर नहीं बनी थी, बल्कि एक पहले से मौजूद और बिल्कुल अलग कानूनी सिस्टम के साथ इसे खड़ा कर दिया गया था। इसे ऐसे समझिए जैसे एक ही खेल खेला जा रहा हो, लेकिन दो अलग-अलग रूल बुक के साथ। जाहिर है, कंफ्यूजन और टकराव तो होना ही था। और देखिए, ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से कितने अलग थे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट था जो इंग्लिश लॉ को फॉलो करता था और ब्रिटिश किंग को जवाब दे था। वहीं दूसरी तरफ थीं दीवानी और निजामत अदालतें जो हिंदू और मुस्लिम कानूनों का इस्तेमाल करती थीं और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थीं। और इस पूरे कानूनी टकराव का सबसे ज्यादा खामियाजा किसे भुगतना पड़ा? आम भारतीय जनता को। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि इसने लोगों की जिंदगियों पर बहुत गहरा असर डाला। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर। जो टकराव अभी तक सिर्फ कागजों पर था, वो अब कुछ ऐतिहासिक मुकदमों के जरिए असल दुनिया में एक बड़ी अराजकता का रूप लेने वाला था। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही कुख्यात केस से, नंद कुमार का मुकदमा। इस केस ने दिखाया कि अदालत की शक्ति का इस्तेमाल पक्षपात के लिए कैसे किया जा सकता था। तो हुआ ये कि राजा नंद कुमार ने गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए, और इसकी ठीक बाद नंद कुमार पर ही जालसाजी का केस चला दिया गया। और मजे की बात ये कि उन पर इंग्लिश लॉ लागू किया गया, जिसके तहत उन्हें फांसी की सजा दी गई, एक ऐसी सजा जो भारतीय कानूनों में उस अपराध के लिए थी ही नहीं। और बस यही फैसला इतिहास में न्यायिक पक्षपात का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया। इससे अदालत की निष्पक्षता पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हो गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगला मामला था कोसीजुरा का, जो दो कानूनी प्रणालियों के बीच एक सीधे सीधे फिजिकल टकराव का उदाहरण बन गया। इस मामले में तो अधिकार क्षेत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट और कंपनी की दीवानी अदालत आमने सामने आ गईं। मतलब हालात इतने बिगड़ गए कि अदालत के अधिकारी और कंपनी के सिपाही आपस में ही भिड़ गए, जिससे कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। ये असल में न्यायिक अराजकता की स्थिति थी। अब जब हालात इतने बेकाबू हो गए तो ब्रिटिश संसद को आखिरकार बीच में आना ही पड़ा। अब वक्त सा कहानी के समाधान का, एक नया कानून बनाने का। और ये समाधान था 1781 का द सेटलमेंट एक्ट। इसे खास तौर पर पिछली अराजकता को खत्म करने और शक्तियों का साफ साफ बंटवारा करने के लिए बनाया गया था। तो इस एक्ट ने किया क्या? इसने 3 बड़े काम किए। पहला, इसने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को काफी हद तक सीमित कर दिया। दूसरा, इसने ज्यादातर भारतीय आबादी को इसके दायरे से बाहर कर दिया। और तीसरा, इसने लोकल दीवानी और निजामत अदालतों की शक्तियों को और मजबूत किया। तो आखिर में सवाल यह है कि इस पूरे उथल-पुथल वाले दौर की विरासत क्या रही? हमें इससे क्या सीखने को मिला? अगर पूरी कहानी को एक नज़र में देखें तो ये टाइमलाइन सब कुछ साफ कर देती है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत हुई, 74 में अदालत बनी, फिर लगभग 6 साल तक जबरदस्त टकराव चला, और आखिर में 1781 के सेटलमेंट एक्ट ने जाके शांति बहाल की। तो कुल मिलाकर देखें तो इस अदालत की जो लेगेसी है वो मिली जुली है। ये भारत की मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम की नींव तो बनी, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत बड़ी गलतियां से भरी थी। इंग्लिश कानून को आंख बंद करके लागू करना एक बड़ी भूल साबित हुई, और आखिर में सेटलमेंट एक्ट ने ही एक प्रैक्टिकल और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम का रास्ता दिखाया। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आधुनिक न्याय के इस उथल-पुथल भरे जन्म को देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि कभी-कभी तरक्की के लिए
या प्रगति के लिए अराजकता एक जरूरी कीमत होती है? सोचने वाली बात है।